चलिए अब मैं बढ़ता हूं दर्शकों के सवालों की और फिर उसके बाद बदिंग स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। दर्शकों के सवालों में सबसे पहले अगर हम प्राइम मेंबर्स के सवाल ले लें तो एक यश रेवानकर जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का मैंने मार्च का 3900 के स्ट्राइक का कॉल ले रखा है 139 रुपीज़ का। हाँ, और ये आप नोट कीजिएगा मैम, मार्च का 3900 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, 3900 की स्ट्राइक का 139 पर सुप्रीम 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 इंडस्ट्रीज़ का 3000। 900। ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मार्च महीने का 310 रुपए की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले रखा है 12 रुपए का। 310। दोनों तीन सौ में दस 12 रुपए का। 310 में 12 रुपए का कॉल ऑप्शन ले रखा है इन्होंने, पहले लिया होगा। ओके। ये कह रहे हैं कि होल्ड करूं इन दोनों में या फिर निकल जाऊं। थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा प्लीज, हम्म। क्योंकि ऑप्शंस के साथ में थोड़ा सा और ज्यादा कॉशियस रहना चाहती हूँ, बिकॉज इट हैज एन एक्सपायरी, इसके मरने का एक दिन तय रहता है। तो इसलिए ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप होल्ड कर सकते हैं। 311 पर इसका स्पॉट प्राइस है। यू कैन एक्सपेक्ट, मैं स्पॉट चार्ट पर आपको भाव दे सकती हूँ कि कितना आ सकता है आपको। 320 और 325 मार्च के आसपास आने को लगता है कि मार्च आपकी सीरीज मार्च की है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बट यू वांट टू ट्रैक अ स्टॉप लॉस ऑन द स्पॉट चार्ट इटसेल्फ, जो कि 303 का है। तो उसी को ट्रैक करिए अपनी ऑप्शंस की पोजीशन को कैरी करने के लिए। बट फिलहाल के लिए 320 एंड 325 आर पॉसिबल टारगेट, जो कि आप मार्च डाउन द लाइन मार्च में देख पाएंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अभी 3938 पर है, और आपके पास है मार्च का, एक सेकेंड, मार्च। ऑलराइट, तो यस, इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। मार्च के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में जो टारगेट आते हुए दिखते हैं, एक फाइनल टारगेट जो मुझे लगता है कि आपको 4100 का तो दिख जाएगा। एक्सटेंडेड अगर मिल जाए तो 4200 भी पॉसिबल है। बट यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑन स्पॉट चार्ट इटसेल्फ, जो कि आपको 3630 पर मेंटेन करना है। और इमीडिएटली ये इसके सपोर्ट का नेक लाइन, जो भी आपको नाम लेना है आप ले सकते हैं, बट 3630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 4100 और 4200 के लिए उसको देख सकते हैं। और मार्च में ये दो टारगेट पॉसिबल है, सो यू कैन होल्ड योर पोजीशन। ओके, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा पूनम राजहंस जी ये कह रही हैं कि नमस्ते संदीप जी, अंबाला मैम जी, आई हैव KPEL एट 376 आफ्टर एवरेजिंग। तो एवरेजिंग करने के बाद इनका प्राइस ये 376 का बना है। तो कह रही हैं कि मुझे मेरी कैपिटल का आधा % का लॉस हो रहा है, शुड आई होल्ड और एग्जिट? आई कैन फर्दर डू एवरेजिंग, प्लीज गिव मी व्यू फॉर 6 to 12 months। ओके, सो एवरेजिंग मत करिए ऑलरेडी। अब यहाँ से इसको समय ही देना बाकी है, बाकी ये चल पड़ेगा। तो फिलहाल एवरेजिंग की मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत है। बट यस, जैसे उछाल आए वो सस्टेनेबल उछाल नहीं लगता है। जैसे ही ऊपर के स्तर आएंगे ये वापस से प्रॉफिट बुकिंग को एक्सपीरियंस करेगा। दो चीज है जो जिसकी वजह से मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको इसमें बने रहना चाहिए। वन इज इट बिलोंग्स टू एनर्जी सेक्टर, एंड सेकेंडली तो इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में तो और भी स्टॉक्स है, बट दिस इज चीपर देन सेक्टर एंड ऑल्सो इट इज प्रॉफिटेबल। सो इन दो चीजों को लेकर के आप इस स्टॉक को पकड़ के रख सकते हैं। अभी भी रही बात टारगेट, तो 360 और 400 के आसपास मुझे लगता है कि भाव आपको 6 महीने से 9 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, और इससे ज्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, तो होल्ड कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। भैया राठौड़, इनका सवाल है, ये भी हमारे नए मेंबर हैं। कह रहे हैं कि सर मैं प्राइम मेंबर हूँ। सर यस, बहुत स्वागत है आपका। कह रहे हैं कि एक तो मुझे कह रहे हैं कि सुजलॉन सजेस्ट कीजिए, मेरे पास 2000 शेयर हैं 48 रुपये 61 पैसे के प्राइस पर। चलिए 3-4 शेयर इन्होंने पूछे, मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहले सुजलॉन को एड्रेस कर दीजिए। 2000 शेयर हैं 48 रुपीज़ 61 पैसा के दाम पर। ठीक है, सुजलॉन को रख के बैठ जाइए, टाइम लेगा बहुत सारा। फिलहाल ऐड करने की जरूरत है नहीं, 42 रुपए के आसपास आएगा तब चाहे तो थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपका एवरेज प्राइस जितना हो सके 46 रुपए के आसपास का बनाने का कोशिश करिए। और उसके बाद आपको 52 रुपए से लेकर के 60 रुपए का टारगेट दिख जाएगा, बहुत पॉसिबल है। चल नहीं रहा है स्टॉक, लेकिन चल जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स एवरीथिंग इज गुड। सेक्टर का सपोर्ट भी है, बट टाइम ले रहा है, तो उस टाइम में आप इसको समय दीजिए, ताकि जब ये फूटे, जब ये बढ़े, तो आपको पैसा बने। फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है। पैसा है, इच्छा है तो ही एवरेज करो, अदरवाइज एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। इन वर्स्ट केस सिनेरियो एक स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर ये 42 और 40 के नीचे भी जा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो है जो फिलहाल अभी बाहर नहीं आ रहा है। तो उस अजम्पशन के साथ में 39 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं।
ठीक है, ओके। तो आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी क्वांटिटी को होल्ड कीजिए। 39 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा नाम इनके पास पराग मिल्क फूड का है, कह रहे हैं कि 929 शेयर हैं, 277.3, 277 रुपये 30 पैसे का प्राइस है। ओके, 200 पे चल रहा है अभी। ठीक है। मैं आपको स्टॉप लॉस भी अभी क्या दूं, मतलब दिख ही रहा है कि 165 रुपए 150 आना है, तो मैं आपको अभी क्या बोलूं। एवरेज भी, करंट प्राइस इज नॉट गुड फॉर एवरेजिंग ऑल्सो, कि आपको एवरेज करके आप निकल जाएं। बस एक ही सलाह है, सिंसियर सलाह यही है कि जैसे ये 240 और 240 245 आए, एक बार मौका मिलेगा आपको, तब निकल जाइएगा। 150 आना है। यस। ओके। पाइन लैब्स भी देखिए, पाइन लैब्स पे इनके पास 1157 शेयर हैं और इनका एवरेज प्राइस है 235 रुपये का। सवाल यही है कि होल्ड करें या फिर एग्जिट कर दें, या एवरेज भी कर सकते हैं और है इनके पास गुंजाइश। होल्ड कर जाइए यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लॉस 185 का मेंटेन करिएगा। और इनकी बाइंग इन्होंने 235 बताया ना? 235, यस। यस। तो आपका भाव तो एग्जिट प्राइस तो आपको मिल जाएगा, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू अ टाइमलाइन फॉर दिस, ताकि आप इसको आपके एग्जिट के बाद आपका दूसरा मौका मिल सके अपनी कैपिटल को रोटेट करने के लिए। तो आप इसको सिर्फ आज से जून तक ही होल्ड करिए। इससे भी पहले अगर आपको आपका भाव एग्जिट पर मिल जाए तो निकल जाइएगा। और पाइन लैब रिसेंटली हमने रिकमेंडेशन पे मैंने दिया है, और सेम व्यू मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आशु कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि इडलवाइज इनके पास है 79 रुपीज़ के प्राइस पर, IDFC फर्स्ट बैंक है 88 पर और LTTS है 5500 पर। तो IDFC फर्स्ट बैंक तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ बदिंग स्टॉक्स में। इनको इडलवाइज और LTTS पे राय दे दीजिए। इडलवाइज का प्राइस है 79, LTTS का प्राइस है 5500 रुपये। 6 महीने का व्यू है। जादू की छड़ी नहीं है अपने पास में कि 5000 वाले स्टॉक्स को 3300 पर आकर के बैठे हैं स्टॉक्स अभी। आई मीन ओके, 6 महीने में कुछ नहीं होता। देखिए, इंडस्ट्री में जब रोटेशन भी हो रही होती है ना, यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। मतलब अगर रिकवरी भी आनी है तो एक टाइम लगता है, पहले एक्यूमुलेशन चलती है बहुत लंबे समय तक, और जितना ज्यादा डेंट हुआ होगा उतनी ही ज्यादा आपको एक्यूमुलेशन जोन उतना ही लंबा, उतना ही प्रोलॉन्ग दिख सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स जस्ट समझाने के लिए बोला है, समझ जाए तो अच्छी बात है। हालांकि LTTS आपकी बहुत ऊपर के भाव की बाइंग है। अच्छा, पहले हम मिडिल से डिस्कस कर लेते हैं। इट्स फाइन, 123 पर अभी ये है, आप इसको एज इट इज होल्ड करके रख सकते हैं। 6 महीने का समय दीजिए और 145 से 160 के टारगेट का वेट कर जाइए। रही बात स्टॉप लॉस, तो 106 रुपए मेंटेन करना है, जो कि रिसेंटली 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब आपकी बाइंग बहुत ऊपर के, स्टॉप लॉस आपके हाथों से कटता नहीं है, समटाइम्स मेरे भी नहीं कटता, लेकिन मेंटेन करिए कि ये दो भाव आए और निकल जाइएगा। उसके बाद आप इसमें ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये 200 पे जाएगा बट बहुत समय ले लेगा। अच्छा, नाउ LTTS जो है अभी देखिए 3700 3340 3380 राउंड फिगर के आसपास अभी चल रहा है। यहां से मुझे लगता है कि एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटीज बनती है। वन शुड वेट फॉर दैट, एंड आपके लिए आप उस रिबाउंड में निकलने का ही प्रयास कीजिएगा, निकलने की कोशिश करिए जितना भी आपको मिल सके। फॉर यू आइडिया इज टू रिड्यूस योर लॉस, नॉट टू मेक प्रॉफिट इन दिस स्क्रिप्ट। रही बात कितना मैक्सिमम, 2 स्ट्रेच पे आपको ये मिलेगा लगभग 4000 समथिंग, एंड दूसरा स्ट्रेच आपको लगभग 4350 के आसपास तक। तो ये दो, जब भी ये दो भाव आए पहले भाव के बाद में, दैट मीन्स 4000 के आसपास और ट्रेलिंग करिए, ताकि 300 350 पॉइंट और ऊपर आपको निकलने का मौका मिल सके। बट स्टिल स्टॉप लॉस को थोड़ा आप लोग देखिए कि स्टॉप लॉस फॉलो करने से ना माइंड एंड कैपिटल दोनों फ्री हो जाते हैं दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए, अगर अवेलेबल हुई तो उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करिए अगर कर सकते हैं तो। अच्छा, अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछता हूँ आपसे। सक्तनी जी, इनकी आईडी इन्होंने इस तरह से फ्रेम की है, ये इडलवाइज को लेकर ही सवाल है इनका। ये व्यू इन्होंने केवल इंट्राडे के लिए पूछा है। 125 रुपये कह रहे हैं कि मैंने आज ही लिए हैं इंट्राडे के बेसिस के लिए। शॉर्ट टर्म व्यू और लेवल दीजिए कि क्या विल आई गेट एग्जिट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। 101 आपने देखिए एक बहुत ही ब्रेकआउट ट्रेड प्लान किया है, तो ग्रीन कैंडल बन रही थी, वो ग्रीन कैंडल जाकर के अभी पिन बार बन गई है। सो इस तरह की स्ट्रेटेजी में योर स्टॉप लॉस शुड बी एज लो एज यू कैन कीप टू प्रोटेक्ट योर ट्रेड सिंपली। तो फिलहाल के लिए आपका 120 रुपए 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस बनता है।
और रही बात, अगर ये स्टॉप लॉस आपका सस्टेन हो गया, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि अगर इसने वापस से 127 रुपए का ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर आप 132 रुपए के टारगेट का वेट कर सकते हैं। बट प्लीज रिक्वेस्टिंग यू, 120 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिए। बिकॉज अगर ये स्टॉप लॉस जाता है, मतलब मान लीजिए कि ये सपोर्ट आपका ब्रीच हुआ आपकी ट्रेड सेटअप के हिसाब से, तो 114 और 113 का भाव भी पॉसिबल है। फिर आप चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे, फिर आप फोर्सफुली एक इन्वेस्टर बन के बैठ जाएंगे। सो डोंट लेट दैट हैपन। 120 रुपये 50 पैसे स्टॉप लॉस बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, एक ना इसके साथ साथ आप मिश्र धातु को भी देखिए। प्रिया सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि इस पे आप व्यू दीजिए। अब शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, ये इन्होंने नहीं पूछा। दूसरा ग्रो और बीसीसीएल वर्सेस पूछ रही हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। पहले मिश्र धातु की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मिश्र धातु में तो देखिए, अगर आप ट्रेड में थे तो सिंपली है कि ट्रेड को ट्रेड के जैसे स्टॉप लॉस और ट्रेड उसके जैसे इसका टारगेट। सो मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 330 से ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। दूसरा, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के लिए ये जो नीचे के लेवल आते हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, वहां पर खरीदने का विचार बना सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या था। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 330 रुपए का स्टॉप लॉस, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और होल्ड कर सकते हैं, तो जैसी भी आपकी पोजीशन है आप इसको जितना भी है आपके पास में आप इसको रखें, और 400 से 450 के टारगेट पॉसिबल हैं। आप इसमें बने रह सकते हैं। बट यहाँ से एक स्ट्रैटेजी है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए फ्रॉम द करंट प्राइस इटसेल्फ, कि अगर ये एनीवेज अगर ये यहाँ से 10% और करेक्ट होता है, सो सच काइंड ऑफ स्टॉक आपसे एवरेजिंग बोल लीजिए या फिर सिप बोल लीजिए डिमांड करते हैं। तो अगर आप वो कर सकती हैं तो 310 के आसपास अगर ये बाय चांस आ जाए गिरते, या ब्रॉडर मार्केट के प्रेशर की वजह से, मेटल्स के प्रेशर की वजह से, तो आप यहाँ पर 310 के आसपास थोड़ा बहुत एडिशन कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये पूछ रही हैं कि ग्रो या फिर बीसीसीएल, दोनों में से कौन सा बेटर है, ग्रो और बीसीसीएल? भारत कोकिंग कोल ज्यादा बेटर, मतलब उसका कारण है उसके जैसी कंपनी बहुत ज्यादा है नहीं। ग्रो के जैसी कंपनीज है भी मार्केट में, बट अगर आप ऐसे पूछे कि अगले 2 साल में किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है, तो कोयला काला जरूर है लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट लगता है, बिकॉज स्टील इंडस्ट्री की क्योंकि स्टील इंडस्ट्री की डिमांड कुकिंग कोल, वैसे तो अगर यूएसए का कुकिंग कोल इधर आने लगा, अफ्रीका कोल अगर साउथ अफ्रीका का अगर इधर आने लगा, तो यार इसके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट होगा। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे लिए सस्ता ही पड़ेगा अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो फिलहाल के लिए दोनों में से एक को चूज करना है, सेम वेटेज अगर रखना है तो मैं भारत कुकिंग कोल को दूंगी। ठीक है, तो ग्रो और बीसीसीएल में से अगर चुनना है तो बीसीसीएल ज़्यादा बेटर है, इसके साथ आप जा सकते हैं। ये आईपीओ काइंड ऑफ सवाल थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो इसमें फिर ऐसा माहौल बनाइए तो एक बार फ्रैक्टल भी देख लीजिए। राहुल दास जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं 900 रुपये से होल्ड कर रहा हूँ। 900 रुपये से होल्ड करने मतलब इन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था? नहीं, सेकेंडरी मार्केट में भी लिया हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको सेकेंडरी मार्केट में 3 या 4 दिन पहले भी रेकमेंड किया था। टारगेट थोड़े से रह गया, अब रह गया तो रह गया। बट स्टिल जो भी लोग हैं, आईपीओ के प्राइस से भी हो या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदा भी है, एक ग्रीन कैंडल जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो बड़ी वाली, वो 820 रुपए का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करके चले, क्योंकि फ्रैक्टल महंगा था, प्राइस बहुत ही ओवर प्राइस पे आया था, और अगर ये सपोर्ट यहाँ नहीं लेता तो ये 650 650 वाला प्राइस देखने पाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिस भी दिन आपको लगे कि इसने 820 के नीचे क्लोज कर दिया है, आप भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर ही दीजिएगा। एक बार फ्रैक्टल का चार्ट दिखा दीजिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। फ्रैक्टल इन्होंने 900 रुपये पर ले रखा है, तो फ्रैक्टल में फिलहाल कहाँ प्राइस देखने को मिल रहा है? FRACTAL 850 रुपये पर। तो फ्रैक्टल का अगर आप चार्ट एक बार दिखा दें, हाँ ये 850 रुपये के आसपास है, तो इनका 900 रुपये पर लिया हुआ है। तो आप कह रही हैं कि इसे 10% से ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है, वो भी अगर आईपीओ बहुत प्राइस है ना, ज्यादा है, महंगा है, तब भी मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना तो आपको हर समय फिर पॉसिबिलिटीज को विन करने का मौका भी मिलेगा, उनको एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी में फंसे रह गए, देन यू वोंट गेट एग्जिट। और ये तो बहुत महंगा आईपीओ था, क्योंकि इट वाज एआई बेस्ड, तो एआई को लेकर के पहली लिस्टेड कंपनी है, तो उसका जो प्रीमियम था वो उसमें ऑलरेडी है। तो उसको अगर आईटी सेक्टर जिस तरह से एआई समिट हुआ था उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल तो बना दी, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से निफ्टी आईटी इंडेक्स 29,000 की तरफ जा रहा है, तो इन स्टॉक्स में भी प्रेशर रहेगा ही। उसके जो भाई बंधु वाली कैटेगरी में जो कंपनीज आ जाती है
इंडस्ट्री हम आ जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर दिखेगा। प्रेशर दिखेगा भी, क्योंकि जिन्होंने आईपीओ में लिया हुआ है वो एग्जिट का रूट देखेंगे, चाहे वो 900 रुपये के ऊपर हो या फिर नीचे हो। घबराहट तो होती है या थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी होती है कि चलो मेरा प्राइस आ गया। आईपीओ के ऊपर भी गया था प्राइस के 900 रुपये के ऊपर ही, आई थिंक 930 935 तक, लेकिन वहाँ से इसमें फिर से प्रेशर बना है। थोड़ा समय ले रहा है ये और बेस बनने का टाइम लगेगा, लेकिन 820 रुपये से नीचे इसको होल्ड ना कीजिए। ये स्टॉप प्लस आपका होना चाहिए राहुल जी, ये आप याद रखिएगा ज़रूर। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं कि सर IFCI शेयर के बारे में बताएं थोड़ा, मेरी बाइंग है 65 रुपीज़ की, इसका टारगेट क्या है, इसके बारे में इनको जानना है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं या फिर मीडियम टर्म के लिए। 65 का एंट्री प्राइस है। 65 IFCI ने 2 बार टारगेट हिट किया है, क्या इन्होंने कभी तो बुक किया होगा? ठीक है चलो, समय लगेगा, आप इसको होल्ड तो कर सकते हैं और टारगेट भी आपको थोड़े बड़े मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेशन तो है, बट समय है क्या आपके पास? इफ द आंसर इज यस, देन होल्ड एज इट इज, डोंट ऐड एनी फर्दर पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी आप 10-12% कम है प्राइस आपके 10, तो अभी इसमें फिलहाल कोई एडिशन मत करें, लेकिन 72 से 75 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड जरूर कर जाइए। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको 2 क्वार्टर, दैट मीन्स ये वाला जो करेंट इस फाइनेंशियल ईयर का एक जो लास्ट क्वार्टर बचा हुआ है एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एक और क्वार्टर, आप इसको होल्ड करने की कोशिश करिए। तो पॉसिबल है कि जून आधा दिसंबर 26 तक शायद आपको इसमें आपका एक बार एग्जिट मिल जाए। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ये एक ही पारी में 100 तक चला जाएगा, टाइम लगता है और स्टॉक उसी चाल को कंटिन्यू आगे भी करेगा। तो आपका 72 रुपए के आसपास जैसे आपको आपका एग्जिट प्राइस मिल जाए, आप निकल भी जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको कुछ प्रॉफिट ही हो रहा होगा। ठीक है। एक ना आप टेरिल देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। अब इसमें ना एक मिश्रण आ गया। मिश्रण मतलब एक फेसबुक के भी हमारे दर्शक हैं, उनका भी सवाल है और यूट्यूब पे भी एक सवाल हमें मिला है टेरिल को लेकर। अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मुझे हेल्प कीजिए अंडरस्टैंड करने में कि टेरिल मेरे पास 419 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का है, तो अगर आप बोलें तो मैं और एवरेज करूं। और जो फेसबुक वाला सवाल है उसमें जिग्नेश पटेल जी कह रहे हैं कि मेरे पास 173 रुपये पर लिए हुए हैं। आई थिंक कुछ तो टाइपो है, क्योंकि 173 तो कभी प्राइस मेरे को तो चार्ट पे नहीं दिख रहा है। आप देखिए एक बार, दोनों का ही सवाल है मैम, एक साथ ही एड्रेस हो जाएगा। एनीवेज अगर 173 है तो आपकी बाइंग बहुत पुरानी है, 23 वगैरह की होगी आपकी बाइंग, होल्ड कर जाइए। और मैंने टेरेल ही देखा है ना, एक सेकंड, मुझे तो चार्ट पे मैम ये प्राइस नहीं दिख रहा, मैं मैक्स भी कर रहा हूँ चार्ट को, तो ये प्राइस नहीं दिख रहा 173 का। एक मिनट, एक सेकंड, संदीप जी 304 पर ही चल रहा है ना अभी? हाँ जी वही सर। ठीक है पुराना 176 का प्राइस आया हुआ है 24 में मार्च। अच्छा हाँ। तो फिर मेरे चार्ट में कुछ गड़बड़ है, यानी कि इन्होंने बहुत पहले से होल्ड किया हुआ है। हाँ, और मई मतलब 2023 मई के बाद जो इसने छलांग, इट यूज्ड टू ट्रेड लाइक 35-40 के प्राइस बैंड में, प्राइस में चलता था ये, उसके बाद इसने 600 के ऊपर तक ये गया है। सो उतना वॉलेटाइल नेचर का और उतना पैसा बनाने वाला स्टॉक रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या वही वाला माहौल फिर से बन जाएगा। तो उस चीज, वो दौर अलग था, वो मौसम अलग था, तो उन सब चीजों के लिए फिर से कोई बोल दे कि PSUs में पैसा लगाओ खड़े होके, तो लोग लगाए। तो अभी ऐसा कोई बोल नहीं रहा है, बोलेंगे तो लगेगा। बट फिलहाल कमिंग बैक टू दी स्टॉक, 304 पर अभी है। फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको आपका एग्जिट प्राइस तो मिल जाएगा, यू कैन होल्ड। और रही बात कि आपको टारगेट के लिए क्या इससे भी आगे इसको होल्ड करना चाहिए, सो इन माय ओपिनियन 400 to 440 इज वेरी लाइकली। तो आप इसमें चाहे आज की डेट में या फिर नॉट इमीडिएटली, अगर आप नहीं भी चाहते तो 290 के आसपास तक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगला हफ्ता, इसमें अभी 304 पर है, अगला हफ्ता 290 के आसपास आपको प्राइस दिखेगा, वहां आप ऐड करके चल सकते हैं। एंड टू बी स्पेसिफिक, जिनकी 175 की बाइंग है, 173 आप होल्ड करके बैठ जाओ, आपने अच्छा स्टॉक लिया ही है। आपको इसमें जब ये 400 440 वगैरह आएंगे, आपका चाहे तो अपने बेस कैपिटल निकाल करके प्रॉफिट को स्टिल आप डिप्लॉय रहने दे सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक।
अब हुआ क्या है ना मैम, जब से हमने बीसीसीएल की बात करी ना, 2-3 सवाल आ गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बीसीसीएल लेना है या नहीं लेना है, सवाल ये है कि उसको एवरेज कर ले क्या, क्योंकि कई लोगों के पास पड़ा हुआ है। जैसे हरीश डूमरा जी कह रहे हैं फेसबुक पे, सवाल है कि मेरे पास 500 शेयर हैं 38 रुपये 50 पैसे पर, क्या मैं अभी एवरेज कर लूँ 33 रुपये पर। एक और निकुल बाहेबजी जी का सवाल है, ये भी कह रहे हैं कि भारत कुकिंग कोल शेयर होल्ड रखें कि सेल कर दें टुडे। तो एवरेज कर सकते हैं क्या? आपने ग्रो के मुकाबले इसको तो अच्छा बोला है 33 रुपये के आसपास, जिससे नीचे 38.5 रुपये, माफ़ कीजिए ऊपर 38.5 पर ले रखा है, वो नीचे 33 पर और ऐड करे या नहीं? 30 रुपए कम से कम वेट करिए आप। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि ये लगभग 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको खुद से इस बात का जवाब मिलेगा कि अभी आपको एवरेज नहीं करना है। तो 30 रुपए के आसपास चाहे तो थोड़ा बहुत मतलब जो भी आपकी पोजीशन है, आप इसमें मतलब यू कंसल्ट विद योर एडवाइजर अगर है तो कोई, बट इन माय ओपिनियन जनरल फिनोमेना 15% तक वहां पर और एड ऑन कर सकते हैं। तो 30 रुपए का वेट करिए और यहाँ से 8-7% बाकी है। ठीक है, एक नेटवेब और देखिए प्लीज। जी नेटवेब नहीं, आप कुछ कह रही थी। मतलब रखना पड़ेगा ये स्टॉक, नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि लिस्टिंग 100% के आसपास की हुई है ना। तो मतलब उस एंगल से भी एक बार समझने की बहुत जरूरत है। अगर ये फ्लैट लिस्टिंग होता तो ये पूरा गेन आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलता, लेकिन हुई नहीं वैसी बात। तो इसलिए इसको दोबारा अगर वो चलना है तो पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में बना के रखा है वो निकलेंगे, फिर नया वॉल्यूम आएगा, देयर लॉट ऑफ थिंग गोना हैपन। तो उस चीज को समय लगता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। नेटवेब देखिए, नेटवेब को लेकर सवाल है पवन कुमार जी का, फेसबुक पे इन्होंने सवाल पोस्ट किया है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 3,250 रुपये के लिए हुए, प्रॉफिट में है, ये कह रहे हैं कि मैं होल्ड करूं या फिर इनको बेच दूं, यानी कि मुनाफा लेकर निकल जाऊं। होल्ड कर लीजिए। 3750 से लेकर के 4000 तो बहुत पॉसिबल है, 2 महीने के अंदर आना चाहिए। हालांकि ये कैंडिडेट है 4500 का भी। तो फिलहाल आप होल्ड करिए, डरने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। रही बात स्टॉप लॉस, चाहे तो आप देखिए, थोड़ा कुछ ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तो अगर आप उस रिस्क में कंफर्टेबल हैं तो आप 3070 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो करिएगा। बाकी पहले टारगेट, मैं आपको एक टारगेट जरूर बता देती हूँ, 3750 जब आ जाए आधी क्वांटिटी वहां पर बुक कर लीजिए ताकि आप सेफ हो जाए काफी हद तक, और बाकी आप ट्रेल करके बैठ जाइएगा 3200 पर बस। और फिर आप 4500 का ही वेट करिए, बीच में एग्जिट करने की भी जरूरत मुझे नहीं लगती। ठीक है, ओके। एक ना न्यूजन सॉफ्ट देखिए मैम, न्यूजन सॉफ्ट को लेकर अंशु तोमर जी का सवाल है, कह रही कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। मेरा 610 रुपये का प्राइस है, मैं इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं, मेरा प्राइस कब तक आ जाएगा? आपका प्राइस आ तो जाएगा, बस आप होल्ड करिए पहले तो, एवरेज मत करिए। 600 की अभी 530 पर आया है, 610-20 के ऊपर की बाइंग वाले मैं समझ ही सकती हूँ। मतलब आप ये समझे कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, 5 से 10% की रेंज इसके लिए ऐसी है, बहुत कॉमन रेंज है। सो व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेन, जब ये दोबारा चलना शुरू करेगा तो 650-700 ऑन द वे हैं जो आ जाएंगे। रही बात व्हाट टू ऑब्जर्व, आपको देखना क्या है यहाँ पर। एक तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका 590 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आ जाती है उसको क्लोजली वॉच करिए कि 590 के ऊपर ये अच्छे से क्लोज कर पा रहा है या नहीं। एंड दूसरा चीज आपको ये भी देखना है कि आईटी इंडस्ट्री के साथ में कुछ और ट्रबल या कुछ और प्रॉब्लम तो इतने में नहीं आ रही है। ये दो चीज आपको देखना है, और जिस दिन भी ये 590 के ऊपर क्लोज करने शुरू कर दे आप अपनी पोजीशन को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 530 पर है, लाइकली है कि 490 और 80 भी आए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं है, तो मतलब आपने निकाला नहीं है, तो फिर वही है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि घटते घटते चीजें ऐसे भाव पर आ जाते हैं जहां पर जनरली पीपल स्टार्ट फाइंडिंग सम वैल्यू। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना मैम आप एक जीएम ब्रिवरीज को देखिए। अभिषेक सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि इसका 2 क्वार्टर्स का मुझे टारगेट चाहिए। मैं होल्ड जीएम ब्रिवरीज मैं होल्ड कर रहा हूँ 600 शेयर 1100 रुपये के रेट से। ओके, इन्होंने 2 महीने के टारगेट पूछा है ना सर? हाँ जी, 2 क्वार्टर का। 2 क्वार्टर का, देन फेयर इनफ। 1200 मिनिमम है और इतना ही है, ये मिनिमम और ये मैक्स भी है। तो उतना ही लगता है कि इतना इतना तो ये कर सकता है, क्योंकि इसको अभी देखिए 1023 के आसपास ये अभी है। लाइकली है संदीप जी की यहाँ से भी 950 एक बार आए, तो उसके बाद 1200 रुपए का भाव हमको दिख सकता है। सो फिलहाल होल्ड कर जाइए पोजीशन में अगर आप हैं तो 6 महीने के नजरिए से 1200 तो आ जाएगा लगता है, बट
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस क्या बिल्कुल नहीं गिरेगा, दैट इज नॉट द व्यू, थोड़ा सा तो गिरेगा। अच्छा, संजय कठिरिया जी का सवाल है ये, फेसबुक के ज़रिए आया हमारे पास। कह रहे हैं कि मेरे पास ADSL यानी कि अलाइड डिजिटल के 180 रुपये पर शेयर लिए हुए हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या? 180 और 122 पर है, जरूरत नहीं है वैसे आपको एवरेजिंग की। अगर आप इसको सिर्फ समय भी दे देंगे, मतलब आर यू लुकिंग फॉर एग्जिट ओनली और यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ एग्जिट? सो आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि आपको थोड़ा पैसा मिल जाए तो सभी का होता है, लेकिन समटाइम्स इट्स लाइक कि काश हमारा जितना पैसा लगा है वो बाहर आ जाए। तो इफ दैट्स द ओनली अप्रोच, तो आप इसको 3 से 4 महीने भी होल्ड किया अगर आपने, तो 170 180 का भाव मुझे लगता है आ जाएगा। तो अगर आपके पास में इससे रही बात एवरेजिंग, कर सकते हैं आप यहाँ पर एवरेज 120-22 के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं। तो और अगर आप एवरेज कर रहे हैं बिकॉज आप नया पैसा उसमें डाल रहे हो, तो स्ट्रैटेजी फिर ये रखिएगा कि 155 का एक पहला टारगेट के तौर पर देखिए, और जैसे 155 आ जाए फिर 180 के लिए आप ट्रेलिंग के साथ रुकिएगा। ठीक है। एक ना मैम, आप गॉडफ्रे फिलिप्स भी देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा था सिगरेट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था, प्राइस हाइक को लेकर रिपोर्ट्स थी, हालांकि ऑफिशियली अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। तो आई थिंक वही था, या तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चल गए हैं, ITC को इसने काफ़ी बड़ी मात्रा में आउट परफॉर्म किया था। थोड़ा लंबा चार्ट कर देंगे ना 1 महीने का, तो आपको समझ आएगा। तो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ये जो हो रही है, ये जो जंप आया था स्टॉक में पिछले हफ्ते, उसके बाद इस प्रॉफिट बुकिंग को कैसे समझा जाए, जिनके पास रखा है वो भी और जो नया एंटर करना चाहते हैं उनके हिसाब से भी बताइए। ठीक है, तो नया खरीदने के लिए तो पुराने लो से नीचे जाना चाहिए, और वो पुराना लो इसका 1830-40 के पास में है। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके 1850 के आसपास खरीदिएगा। तो वहां पर टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो आपका लॉस छोटा होगा। आप स्टॉप लॉस वहां पर 1600 पर लगा सकते हैं, और कम से कम 2200 से लगभग 2450 का टारगेट आप देख पाएंगे। दूसरी चीज ये कि जब मैं कभी कभी बोलती हूँ स्पेसिफिकली कि जैसे ही टारगेट हो जाए निकल भी जाना, क्योंकि कुछ स्टॉक वैसे नेचर के होते हैं जिसमें होता है ना कि फटाफट से कोई मूव आता है लेकिन वो फिर टिकता नहीं है वो मूवमेंट। तो वैसे ही स्टॉक का नेचर आप ढूंढो, चार्ट पर सब दिख जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड को पकड़ के, खैर लंबी बातें नहीं करना है, बट ये स्टॉक ऐसा ही है कि आपको जहां मिले सस्ते पे खरीदने की कोशिश करिए, अराउंड द बज खरीदने की कोशिश करिए, और जैसे ही वो बज आपके टारगेट को देके निकल जाए, मतलब आपका टारगेट हो जाए, आपको निकलना है। इट्स कैन नॉट बी कैप्ट इन द पोर्टफोलियो फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज द ओपिनियन। तो फिलहाल अभी भी वही व्यू है। गॉडफ्रे फिलिप्स का ट्रेड मैंने दिया था, ये जो पूरा 2-3 दिन का जो मूवमेंट बना था उसमें हम लोग थे भी। जो भी लोग ने देखा वो वीडियोस होंगे ही, वो लोग भी रेगुलरली। बट अभी के लिए आई एम वेटिंग कि 1850 के आसपास मिले। तो जो लोग पहले से हैं आपके लिए एक वार्निंग साइन है ये, कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की गलतियां ना करें। फिलहाल ये स्टॉक 1850 एक बार और आएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ज़्यादा लंबा इसको नहीं रखना है, और नीचे में जितना 1850 रुपये के आसपास मिले वहाँ पे अगर आप एंटर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। अमर राजा एनर्जी को देखिए एक बार, ये दीवान जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 820 रुपये के ये रखे हुए हैं, अब इसमें क्या करना चाहिए? मीडियम टर्म का टारगेट चाहिए इनको मैम। मीडियम टर्म, ओके। अभी देखिए, जैसे मैं जस्ट एक कंटेस्ट दे रही हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट। थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा लेकिन उसमें अभी रिस्क ज्यादा है। अगर आप उसको होल्ड करते हैं या फ्रेश बाई करते हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो जहां पर आपको लग रहा है कि अभी वो एक अच्छा खासा स्ट्रेच आ चुका है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनमें से एक स्टॉक है। अभी सर्च करते हुए फिर से मेरी नजर के सामने आया, इसलिए जस्ट एक बार और कॉशियस किया मैंने लोगों को कि 1220 के आसपास है, चाहो तो बुक कर लो प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन, हेल्दी मूवमेंट, पुल बैक, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, लेकिन 10 से 12% का डिक्लाइन पॉसिबल है। ARM अभी इन्होंने मिड टर्म का टारगेट के लिए पूछा है सिर्फ, तो 900 से मुझे लगता है क्या 1000 आ सकता है, होल्ड करके चलिए। ओके, ठीक है। मुझे लगता है किसी ने ना ट्रेंड पकड़ लिया है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ कुछ सवाल हमें यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं और फेसबुक पे भी मिल रहे हैं। अब ये सिमिलैरिटी मुझे लगता है कहीं ना किसी ने मैच कर ली है, क्योंकि एक आप देखेंगे तो यूट्यूब पे हमारे पास सवाल है जो कि टाटा पावर और अदानी पावर को कंपेयर कर रहा है, ये संजय जी का सवाल है। और फेसबुक पे सेम सवाल, अच्छा ये वही है, संजय लिखा भी है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने अपना फेसबुक पे भी सवाल पोस्ट कर दिया और यूट्यूब पे भी डाला है, तो ठीक है, कंपेयर कर दीजिए मैम। टाटा पावर और अदानी पावर के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, मतलब दोनों में पैसा लगाना है या दोनों में से किसी एक में लगाना है, ये पूछना चाह रहे हैं?
कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, 3 चीज़ें लिखी है मैम। पहला लिखा है संजय, अपना नाम, फिर टाटा पावर कंपनी, फिर अदानी पावर। आप समझिए और जवाब दीजिए। ठीक है। अडानी पावर ज्यादा बेटर लगता है। देखिए बीटा ज्यादा रहेगा, उस चीज को समझ के रखिए पहले ही। लेकिन रिवॉर्ड के मामले में मुझे टाटा पावर से ज्यादा बेहतर आज की डेट में अडानी पावर लगता है, और 142 के आसपास पे है। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि थोड़ा पैसा, थोड़ा मतलब अकॉर्डिंग टू योर एडवाइजर, और एक जनरल फिनोमेना जो मुझे इस स्टॉक के बारे में लगता है, 140 के आसपास लगभग 70-60% से खरीद सकते हैं। बाय चांस अगर 125 तक आया तो और ऐड करना है, वहां पे जितना भी आपको लगता है कि एक स्टॉक में लगाना चाहिए वो फाइनल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद जस्ट मेंटेन स्टॉप लॉस एट 115, और टारगेट भी वैसे ही बड़े हैं। तो जैसा स्टॉक है वैसी आपकी टारगेट सेटिंग एंड स्टॉप लॉस सेटिंग होती है। तो 170 से लेकर के लगभग 200 रुपए का कैंडिडेट है, एंड दिस इज समथिंग यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो में रखने लायक भी है। तो दोनों में से एक को चूज करना है तो मैं आज की डेट में आपको अडानी पावर ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगी ओवर टाटा। बताइए मैम, कौन से सेगमेंट, कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस आप कर रही हैं? और अगर आप आईटी को भी एड्रेस कर दें, क्योंकि सवाल बहुत आए हैं, क्या ये वैल्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेक्टर? आईटी में 29,000 आने दीजिए। आईटी इंडेक्स को ट्रैक करिएगा और निफ्टी आईटी में 29,000 आने दीजिए। एंड जब ये आ जाएगा तो उस बीच में कुछ नया अफेयर तो नहीं आ गया ग्लोबल मार्केट से, वो हमको ट्रैक करना है। ग्लोबल मार्केट मतलब ट्रम्प, नथिंग एल्स। तो मतलब वहां से कुछ नए अनाउंसमेंट्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर नथिंग इज न्यू तो 29,000 जैसे हमारा निफ्टी आईटी आता है, वहां पर हम टीसीएस, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, LTMI जैसे स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर सकते हैं ऑन अ स्कैटर्ड मैनर, या फिर आज खरीदा तो 2 साल के लिए भी फिर रख सकते हैं। आज मतलब 29,000 आने के बाद, तो जब उसको खरीदा तो 2 इयर्स के लिए भी आप रख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ डोंट टच इट, क्योंकि 29,000 आना है मतलब बहुत आसानी से आना है। और इस बीच में मुझे इस मार्केट में देयर आर 2 स्टॉक्स विच आई एम लाइकिंग, और धीरे से वो स्टॉक अपनी जर्नी की तरफ निकल चुका है। वन इज IRCTC। संदीप जी, मैंने पिछली बार भी 2-3 बार आई जब भी रिमेंबर। आपसे बातचीत हुई है बोला है कि IRCTC समथिंग जो कि चल रहेगा, है ना। तो अभी 620 पर भी बोला था कि ले लीजिए, 625 पे भी बोला, 630 पर भी बोला, और अभी 647 पर आज भी है। अभी लेने के लिए आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 600 रुपए पर मेंटेन करिएगा, क्योंकि पहला टारगेट मैंने 660 दिया था 620-30 पर लेने के बाद में। तो अब यहाँ पर आप पहला टारगेट थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, विच इज लाइकली टू हिट कि 660 से 670, डिपेंड करते हैं कि आपकी बाइंग किस हिसाब की है। बट 670 आप टारगेट के तौर पर फिर से देख सकते हैं कि इसमें आ जाएगा। दूसरा 715 से 720 की रेंज का टारगेट है जो कि आ जाना चाहिए। नजरिया इन 2 टारगेट के लिए तो सिर्फ 2 ही महीने का है, बट इफ यू कैन होल्ड 750 से 780 भी ये जा सकता है, विच इज लाइक कि अदर बहुत सारी चीजें लगेगी, बट 715 तक का तो मुझे लगता है कि स्ट्रेच कर लेगा। दूसरा बैंक है कोटक, एक दूसरा स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक मैंने 420 पर रिकमेंडेशन पे दिया था और 415 पर भी, अभी 431 पर है। बट दिस इज नॉट समथिंग टू ट्रेड, आप इसको इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर देखिए। स्टेबल बैंक लगता है। बैंकिंग में, प्राइवेट बैंक में अगर आप आज ढूंढ रहे हो जो कि लेने से ऊपर जाएगा ना कि गिरेगा, तो इस लिस्ट में मुझे फिलहाल कोटक बैंक क्वालिफाइड लगता है। कोटक बैंक में 430 के आसपास अगर आप इसको खरीदते हैं तो 455 से लेकर के 480, 485 एक्चुअली 485 आपके बेयर मिनिमम टारगेट होंगे जो कि आप देख पाएंगे। और सिर्फ 3 क्वार्टर्स का या फिर उससे भी कम समय आपको लगेगा, शायद 6 महीने ही आपको लगे। तो ये व्यू है। दोनों ही स्टॉक्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। वन स्टॉक इज लाइक ब्रेकआउट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, वन इज लाइक यू आर बाइंग एट बॉटम, जिसमें कि नई रैली की शुरुआत होगी। एंड बाय द टाइम ये लोगों के ब्रेकआउट पैटर्न्स में आएगा, उस समय तक ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे होंगे, लगभग 10 से 15% के। दोनों के स्टॉप लॉस बताइए। 600 है IRCTC, एंड कोटक बैंक में जरूर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 407 रुपए, 407 का। तो 6 से 9 महीने के लिए आप कह रही हैं कि आपको कोटक बैंक खरीदना चाहिए। 455, 485 ये आपके टारगेट हैं, और स्टॉप लॉस आपका 407 रुपये होना चाहिए।
ये स्टॉक आपको 6 से 9 महीने होल्ड करना है, यानी कि 2 से 3 क्वार्टर के लिए। और 2 महीने के लिए IRCTC 647 ये प्राइस है जहाँ पर आपको लेना है। 670, 720, 720 ये आपके टारगेट प्राइस होंगे और 600 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, आपने 2 स्टॉक्स रेकमेंड भी किए हैं, इनमें कोई डिस्क्लेमर? बहुत सारे स्टॉक्स हैं एक्चुअली जो इस पूरे 1.5-2 आवर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट टू बी स्पेसिफिक मैं इनमें से कोई स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में एज ऑन डेट तो नहीं है। इनमें से कोई स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है, और वैसे भी आई एम ट्राइंग कि मैं ईटीएफ्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, ताकि ये कलेश या क्लैश जो भी बोलना है फ्यूचर में हो ही रहा। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसको समझते हुए काम करिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी बहुत ही फी लेते हैं, जैसे एक फैमिली डॉक्टर हायर करते हैं आप लोग या उसके पास जाते हैं, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले लीजिए, पैसों को सही दिशा से हैंडल करने में हेल्प कर देते हैं। So guidance is always important if it is coming from the right resource. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए।